स्टूडेंट, आप सभी का मस्ट वेलकम है कॉमर्स मूवी चैनल पे। आज हम आप सभी को क्लास 12 BST लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, और इस लेसन के बारे में हम आप सभी को बताने के लिए दो बुकों से तैयारी की है, NCERT प्लस SPPD, यानी दोनों बुक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फर्स्ट है फादर ऑफ BST, यानी जो बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं उसका जनक यानी उसके पिता कौन है। उसके पिता हैं पीटर F. ड्रकर। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रबंध के डिफिनीशन। प्रबंध के डिफिनीशन में हम लिखवाए हैं फर्स्ट आप लोग को, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। इसको दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रबंध के बारे में जो व्यक्ति जान लेगा वो दूसरे व्यक्तियों से काम कराने लगेगा। अब प्रबंध के बारे में जो व्यक्ति जान लेगा वो दूसरे व्यक्ति से काम कराना शुरू कर देगा। अब प्रबंध का डिफिनीशन इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, एक और डिफिनीशन हो सकता है, प्रबंध खुद एवं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा कार्य कराने की कला है। यानी प्रबंध खुद करने एवं दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि यानी प्रबंध के बारे में जो व्यक्ति जान जाता है, ऐसा बात नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे ही व्यक्ति से काम कराता है, खुद करेगा भी और दूसरे व्यक्ति से कराएगा भी। इसका दूसरा डिफिनीशन हम आप लोगों को लिखवाए हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। यानी प्रबंध हम लोग को ये भी बताता है कि हम लोगों को क्या करना है तथा इसे करने का सबसे उत्तम एवं सस्ता उपाय क्या है। यानी प्रबंध हम लोग को पहले ये बताता है कि क्या करना है एवं उस काम को करने के सबसे अच्छा उपाय एवं उससे सबसे करने के सस्ता उपाय, माने सस्ता यानी कम खर्चों में उस काम को करने के बारे में बताता है। एक बार और डिफिनीशन पढ़ते हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा इसे करने का सबसे उत्तम एवं सस्ता उपाय क्या है। प्रबंध हम लोग को पहले ये बताएगा कि हम लोग को करना क्या है, उसके बाद ये बताएगा कि इस काम को करने के सबसे उत्तम तरीका क्या है तथा इसको ये भी बताएगा कि इसको करने में कितने खर्च है तथा किस तरीके से हम लोग इसे करेंगे तो कम खर्चा आएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रबंध के अर्थ में लिखवाया हम, प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह है। और प्रबंध को व्यक्तियों का समूह इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रबंध का आप लोग कोई भी काम ले लीजिए, पर्सनल एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। प्रबंध के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं वो व्यक्तियों के द्वारा ही पूरा करना पड़ता है। कोई व्यक्ति चाहे कि हम अकेले ही प्रबंध के सभी काम कर लें, कभी नहीं होगा। इसीलिए इसे व्यक्तियों का एक समूह बोला गया है जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। यानी प्रबंध ये जिम्मेदारी ले लेता है कि इस संगठन को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी जो संगठन प्रबंध के थ्रू चलता है तो प्रबंध उस संगठन का जिम्मेदारी ले लेता है कि इस संगठन को, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो शिखर है, वहाँ तक हम इस संगठन को पहुँचा देंगे। ये पूरा जिम्मेदारी ले लेता है प्रबंध। उसके बाद है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं में फर्स्ट नंबर लिखा है आप लोग का, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब होता है कि इसे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग के पास कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तब तक प्रबंध की ज़रूरत नहीं है। यानी जब तक हम कोई उद्देश्य नहीं बनाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जब उद्देश्य बना लेंगे तो इसकी आवश्यकता है। और ये प्रबंध का, यानी जैसे हम लोग उद्देश्य बनाएंगे प्रबंध की आवश्यकता पड़ जाएगी और प्रबंध ही है जो उद्देश्य को पूरा कर देगा। यानी प्रबंध ही हम लोग के उद्देश्य को पूरा करता है, तो इसीलिए उद्देश्य को पूरा करता है तो उद्देश्य पूर्ण प्लस प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो प्रबंध उसको पूरा करेगा, तो निश्चित है कि इसको उद्देश्य प्लस पूरा करता है तो पूर्ण, और इसको प्रक्रिया बोलेंगे। 2 नंबर है प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध को सर्वव्यापी इसलिए बोला जाता है कि प्रबंध की ज़रूरत हर क्षेत्र में पड़ती है।
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रबंध की ज़रूरत ना पड़े। पढ़ाई से ले लीजिए, यानी किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ेगी। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है कि किसी भी संगठन को आप उदाहरण में ले सकते हैं, यानी कोई भी संगठन जब चालू होती है, एक बार माल को पड़े, यानी एक बार तैयारी करेगी, उसका जो माल है वो एक बार तैयारी कर लेगी, और ऐसा नहीं है कि तैयारी करने के बाद उसको फिर उस संगठन को क्लोज कर देगी, ऐसा नहीं है। उस माल को सप्लाई बेचेगी, फिर उसका उत्पादन करेगी। तो इसको निरंतर चलने की प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं कि जिस संगठन में प्रबंध को अपनाया जाता है ये कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी देखिए, जब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तब से हम आप लोगों को प्रबंध के बारे में ही बताए हैं, लेकिन प्रबंध को आप लोग देखें कि वो कैसा है, क्योंकि प्रबंध का मुख नहीं होता है, इसलिए इसको अमूर्त शक्ति बोला जाता है, यानी ये दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद प्रबंध गत्यात्मक कार्य है। प्रबंध गत्यात्मक कार्य का मतलब होता है, गत्यात्मक मीन्स होता है गति, यानी कोई भी कार्य को करने के लिए अगर हम प्रबंध को अपनाते हैं तो उस कार्य में प्रबंध क्या कर देगा, गति ला देगा, यानी आगे की तरफ उसको बढ़ा देगा, इसीलिए इसको गत्यात्मक कार्य बोला जाता है। उसके बाद प्रबंध एक सृजनशील कार्य है। सृजनशील मीन्स होता है क्रिएट करता है कामों को, यानी ये हम लोग को बताता है कि काम को कैसे करना है, और काम को कैसे करना है और कौन सा काम करना है। कोई भी तो ऐसा काम नहीं है कि जिसको हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो सृजनशील इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ये रोजगार को भी देता है। उसके बाद है प्रबंध के उद्देश्य। देखिए, प्रत्येक मानवीय क्रियाओं का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। आप सभी अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे भी उद्देश्य है कि आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी हम लोग कार्य करेंगे उसके पीछे एक उद्देश्य होना निश्चित है। उसी तरह प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रबंध का उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य इसका अर्थ होता है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों को उचित प्रयोग करना, यानी प्रबंध का जो पहला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य होता है, और इसमें करता क्या है प्रबंध कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करता है। मानवीय यानी मनुष्य, भौतिक यानी मशीनों वगैरह को जो हम लोग यूज़ करते हैं, यानी मानवीय का उचित प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी जिस व्यक्ति को जिस कार्य के बारे में जानकारी रहेगी उस व्यक्ति को वही काम हम देंगे। तो बोलेंगे कि मानवीय संसाधनों को जो हम प्रयोग किए हैं उसका उचित प्रयोग कर लिए, यानी कि जिस व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है और उसको किसी काम के बारे में जानकारी नहीं है, उसको हम वही काम सौंप रहे हैं, तो उसको हम उस समय नहीं बोल सकते हैं मानवीय संसाधनों का हम अच्छे से प्रयोग किए। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। नहीं, मानवीय संगठनात्मक उद्देश्य में कुछ लिखवाए हैं आप लोग को, जैसे में जीवित रहना, लाभ अर्जित करना और एवं वृद्धि एवं विकास करना। यानी प्रबंध का जो पहला उद्देश्य होता है संगठनात्मक उद्देश्य, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाए हैं जीवित रहना, यानी प्रबंध चाहता है कि संगठन को जीवित रखे। जीवित रहेगा तभी वो क्या करेगा, लाभ कमाएगा, और लाभ कमाएगा तभी वो क्या करेगा, वृद्धि एवं विस्तार करेगा। अब वृद्धि एवं विस्तार यानी जीवित रहेगा तो लाभ कमाएगा, लाभ कमाएगा तो वृद्धि एवं विस्तार करेगा। वृद्धि और विस्तार करने का मतलब है, देखिए आज के दौर में कोई किसी व्यक्ति के पास अगर 20,000 का इनकम हो जाए, उसके खर्चे चलने का, तो वो क्या सोचता है कि मेरा अब खर्चे चल रहा है, बस इतने पर हम रहेंगे। यानी ये नॉर्मल व्यक्ति की सोच है। वो ये नहीं सोचता है कि 20,000 को 30,000 करे, 30,000 को 40,000 करे। यानी संगठन जो होते हैं ना, जो व्यक्ति प्रबंध को अपनाते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जीवित रहना, लाभ अर्जित करना। और लाभ अर्जित करने का मतलब यह नहीं होता है कि जितना लाभ कमा रहे हैं सब अपने पास रख लें। इसको क्या करते हैं, वृद्धि एवं विस्तार के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी एक जगह संगठन डाले हैं कोई, तो इसका ब्रांच भी अलग जगह डालें, उसको बोलते हैं वृद्धि एवं विस्तार। उसके बाद है 2 नंबर सामाजिक उद्देश्य।
इसमें प्रबंध का प्रयास रहता है कि व्यवसाय के द्वारा समाज को कैसे खुश रखा जाए। यानी इसमें प्रबंध प्रयास करता है कि हम समाज को खुश रखेंगे, लेकिन व्यवसाय के द्वारा। अब व्यवसाय के द्वारा समाज को कैसे प्रबंध खुश रखेगा, फर्स्ट नंबर लिखवाए हैं, कम कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करना। यानी समाज के लोगों को हम लोग वस्तु देंगे प्लस कम कीमत पर देंगे और प्लस अच्छी गुण वाली देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो समाज के जो भी संगठन है वो भी क्या एक समाज के अंग होता है, वो भी समाज से ही आकर अपने व्यवसाय को डालता है। तो उसका भी कुछ उत्तरदायित्व तो समाज के प्रति होता है कि वो अच्छे वस्तुओं को दे एवं कम रेट पर दे। उसके बाद है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। यानी ऐसा नहीं कि हम किसी सोसाइटी में, किसी टाउन में कहीं पर जाकर किसी कंपनी को, किसी संगठन को हम डालें तब वहाँ के लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। यानी कोई ऐसा वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उससे जो भी गंदगी कुछ भी निकल रहा है उसको वहीं पर फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम समाज से कुछ इनकम कर रहे हैं तो समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। उसके बाद रोजगार देना, यानी जो संगठन होता है निश्चित है कि अगल बगल के लोगों को रोजगार मिलता है, या फिर दूर से भी लोग उसमें आते हैं काम करने के लिए, तो रोजगार भी देता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कोई भी संगठन बैठता है तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा ही करता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति संगठन को बैठाता है, कंपनी को चालू करता है, कुछ भी करता है, वो उत्पादन करके ले जाकर समाज में ही बेचता है, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके बाद 3 नंबर टॉपिक है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में लिखवाए हम, इसमें प्रबंध का प्रयास रहता है कर्मचारियों के उत्तरदायित्व या मनोबल को बनाए रखना। इसमें प्रबंध का प्रयास रहता है कर्मचारियों के उत्तरदायित्व या मनोबल को बनाए रखना। यानी इसमें प्रबंध करता क्या है कि कर्मचारियों को उत्तरदायित्व, यानी कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को अच्छे से देखरेख करना। कर्मचारी किसी दिन अच्छा काम कर दे रहा है, यानी 8 घंटा काम करना है, कभी 10 घंटा कर दे, यानी 8 घंटा करे, थोड़ा स्पीड में कर दे, तो उसका भी उत्तरदायित्व होता है। उसके भी उत्तरदायित्व को चुकाया जाता है कि उसको कुछ बढ़ाकर उस दिन का पारिश्रमिक दिया जाए। उसको मनोबल को बनाए रखने का मतलब होता है कि उसको अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको गिफ्ट वगैरह दें। उसके बाद आगे लिखवा है जैसे कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, यानी काम अच्छा कर दे रहा है तो उसे उचित पारिश्रमिक दे, उसकी सैलरी को बढ़ा दे, कार्य करने के लिए अच्छे वातावरण देना। ऐसा बात नहीं कि अगर कर्मचारी को हम सैलरी दे रहे तो उसको कैसे भी वातावरण में ले जाकर रख दे कि तुमको हम पैसा दे रहे तो काम करो तो करो, ये कोई मतलब नहीं होता है। कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण देना। हम लोग को भी ऐसा सुनने को मिलता है कि घर के व्यक्ति जब जाते हैं बाहर तो बोलते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, यानी वहाँ के वातावरण सही नहीं है, उसका मालिक सही नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना, यानी जो व्यक्ति जिस संगठन में काम कर रहा है तो उस संगठन का दायित्व तो होता है कि उस व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो वो संगठन उसका भरपाई करे। काम करने के दौरान उस व्यक्ति को किसी भी स्वास्थ्य के यानी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे, कि कोई भी हानि हो, तो संगठन का दायित्व बन जाता है कि उसको पूरा करे। नेक्स्ट है प्रबंध का महत्व। प्रबंध किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी प्रबंध किसी भी संस्था, संगठन, कंपनी जो भी आप लीजिए, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी की मतलब होता है कि शरीर से अगर रीढ़ की हड्डी हटा दिया जाए तो एकदम शरीर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसको चाहा जाएगा तो एक झोला में कसकर लिया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी यानी प्रबंध किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, संगठन हो, प्रबंध पे ही टिका है। जिस संस्था से प्रबंध को हटा दिया जाए वो संस्था आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं, उस दिन से पीछे की तरफ यानी शून्य की तरफ बढ़ना वो शुरू कर देगी। उसके बाद आगे है इसी में, इसके बिना
किसी भी कार्य का कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। प्रबंध के बिना देखा जाए किसी भी कार्य को करके सफलता पाने के बारे में सोचा जाए तो कोई भी इसका विकल्प यानी कोई रास्ता ही नहीं है कि प्रबंध को छोड़कर कोई संगठन आगे की तरफ बढ़ जाए। अगर लिखवाए हैं कोई भी कार्य माइनस प्रबंध, रिजल्ट क्या होगा? 0। यानी किसी भी कार्य से, किसी भी संगठन से, किसी भी कंपनी से अगर हम प्रबंध को माइनस यानी प्रबंध को हटा देंगे तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी कोई संगठन प्रबंध को अपना कर बहुत ऊंचाई तक चला गया, उसको घमंड किसी प्रकार का हो गया, बोलेगा कि हम प्रबंध के थ्रू चलेंगे ही नहीं, तो उस दिन से वो 0 की तरफ गिरना शुरू कर देगा। उसके बाद है कोई भी कार्य प्लस प्रबंध, यानी दुनिया का कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का हो, प्रबंध के थ्रू चलेंगे सफलता पास में, यानी सफलता के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद है प्रबंध के महत्व में एक टॉपिक है प्रबंध न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति होती है। प्रबंध के न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति, यानी प्रबंध के थ्रू हम लोग चलेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और इसी के द्वारा अधिकतम परिणामों को हम हासिल कर लेंगे, यानी प्राप्त कर लेंगे न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा। यानी प्रबंध के बारे में हम लोग को जानकारी है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग खपाएंगे और अधिकतम परिणामों को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि करता है प्रबंध, जो है कार्य क्षमता में वृद्धि करने का मतलब होता है कि प्रबंध हम लोग को बताता है कि किस कार्य को कितने देर करना है या फिर किसी कर्मचारी को कितने काम करने के बाद उसको रेस्ट देना है, कितने मिनट का रेस्ट देना है। अगर कोई भी कर्मचारी कंटिन्यू 8 घंटा तक काम करेगा ना तो निश्चित है कि वो अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि थक जाएगा, और उसके लिए प्रबंध बताता है कि इतने देर काम करने के बाद उसको इतने मिनट के लिए रेस्ट दें। उसको रेस्ट देने का मतलब होता है कि उसको ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी और वो काम को फिर अच्छे तरीके से करेगा। और कार्य क्षमता में वृद्धि होने के पीछे एक और काम है, यानी हम लोग वैज्ञानिक, चाहे इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति करता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्ति करने का मतलब होता है कि संस्था में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, संस्था में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और सभी व्यक्ति के अपना अपना एक उद्देश्य होता है, अपना अपना एक टारगेट होता है, वो लोग अपना अपना एक उद्देश्य बनाए रहते हैं। लेकिन जितनी भी व्यक्ति उसमें यानी 1000 में काम करें या फिर लाख में काम करें, लेकिन सभी व्यक्तियों को एक लक्ष्य की तरफ ही मोड़ दिया जाता है। एक लक्ष्य की तरफ मोड़ने का मतलब क्या होता है, यानी 1000 व्यक्ति किसी एक संगठन में काम कर रहे हैं तो उस समय उस 1000 व्यक्तियों को क्या समझाया जाता है कि आप लोग को अपना उद्देश्य नहीं देखना है। जैसे ही आप लोग कंपनी में आएंगे संगठन के उद्देश्यों को देखेंगे कि संगठन क्या प्राप्त करना चाहता है, और व्यक्ति लोग का भी ये फर्ज होना चाहिए कि वहाँ पे संगठन के उद्देश्य देखें, क्योंकि संगठन के उद्देश्य देखेंगे तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी, और कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी तो इन लोग को अच्छे परिश्रमिक मिलेगा, तो निश्चित है कि इन लोग का भी उद्देश्य जल्द प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। प्रबंध कुशलता को बढ़ाने का मतलब है कि प्रबंध कम खर्चे में ही हम लोग को उद्देश्यों को पूरा कर देता है, इसीलिए बोला जाता है प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। या फिर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रबंध के थ्रू चलते हैं तो किसी कर्मचारी को किसी बात की परेशानी नहीं होती है तो वो लोग भी खुश रहते हैं। उसके बाद प्रबंध व्यवसाय और समाज दोनों के लिए लाभदायक है, यानी प्रबंध के थ्रू चले हम लोग तो व्यवसाय के लिए भी लाभदायक है और समाज के लिए भी लाभदायक है। यानी यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे हम लिखवा दिए पहले ही कि कोई भी कार्य माइनस प्रबंध, यानी व्यवसाय के लिए ले लिए जाए, यानी व्यवसाय में कोई भी हम लोग काम करेंगे उसमें से प्रबंध को हटा देंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद समाज के लिए भी, यानी प्रबंध के थ्रू हम लोग चलते हैं, व्यवसाय चलता है तो समाज के लिए रोजगार देता है, समाज यानी व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर पहले बोलते हैं कि इसको ये सब पहले सबसे पहले ये देख लिया जाए, शीर्ष से नीचे तक,
यानी शीर्ष से नीचे तक प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला को प्रबंध के स्तर कहा जाता है। यानी शीर्ष से नीचे तक प्रबंधकीय पदों की श्रृंखला को प्रबंध के स्तर कहा जाता है। प्रबंधकीय पदों, प्रबंध के यहाँ पे बात नहीं, प्रबंधकीय पदों में यानी मानवीय, इंसानों से संबंधित, यानी शीर्ष से नीचे तक, यानी सबसे ऊंचाई से लेकर और नीचे तक के जो श्रृंखला होता है उसे प्रबंध के स्तर बोलते हैं। यानी सबसे ऊपर जो होते हैं, सबसे ऊपर मालिक, उसके बाद मैनेजर वगैरह आएंगे लोग, फोरमैन वगैरह, उसके कर्मचारी वगैरह आएंगे लोग, यानी उसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंध के स्तर। प्रबंध के जो स्तर है वो 3 प्रकार के होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध को और 2 नामों से भी जाना जाता है, पर्यवेक्षकीय या परिचालन। यानी निम्न स्तरीय के संबंध इससे क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिख देंगे हम लोग, लेकिन ये भी नाम जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है कि पर्यवेक्षकीय प्रबंध किससे बोलते हैं, परिचालन प्रबंध किससे बोलते हैं। तो ये नहीं कि इसके बारे में जानते हैं और ये पूछ दिया तो हम लोग चुपचाप चलेंगे, ऐसा नहीं है, आंसर लिख कर आएंगे। अब इसके बारे में रह गई जो वीडियो, ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, आप लोगों को जानकारी दी जाएगी।